So today we are going to study what do you understand by data structures. Data structures एक बहुत ही vast topic है. So obviously हम actual data structure पे यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं. हम सिर्फ समझ रहे हैं कि data structure होता क्या. ठीक है. Data structure अगर आपको computer science में interest है and you have seen the videos of many people who tell their journey how they got placed in Microsoft or how they got a crore package in Google or Meta or anywhere like that, right? So when you get it that way, so when you get those things, तो वहां पर आपने देखा होगा कि वो क्या कहते हैं आपको कि जो डेटा स्ट्रक्चर है वो आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. यू शुड वर्क ऑन डीएसए. योर डीएसए शुड बी वेरी स्ट्रांग. डीएसए पे काम करो. सो डीएसए इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स. ठीक है. सो ये बेसिकली एक स्टडी होती है कि किस तरह से आप डेटा को स्टोर कर सकते हो और कैसे आप उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो. सो हाउ डू वी स्टोर द डेटा and how do we perform various operations on it in the best possible manner. कम से कम टाइम में हो. ठीक है. कॉम्प्लेक्सिटी जैसे हम कहते हैं, सो कॉम्प्लेक्सिटी दो तरह की होती है, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. तो अच्छे से मेमोरी को यूटिलाइज करते हुए कम टाइम में हमें रिजल्ट चाहिए. सो कौन सा मेथड आपको बेस्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा, दैट कम्स अंडर द स्टडी ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स. ठीक है. डेटा स्ट्रक्चर्स जब हम पढ़ते हैं तो दो कैटेगरीज में डेटा स्ट्रक्चर्स आपके डिवाइडेड होते हैं. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर and non-linear data structure. Linear data structure में हमारे पास आता है array, linked list, stack and queue. So we have array, linked list, stack and queue. Non-linear में आपके पास आता है trees and graphs. ठीक है. So trees and graphs come under the category of non-linear data structure. So we have linear data structure, we have non-linear data structures. अब ये सारे क्या क्या हैं, इसमें स्टोरेज कैसे होती है, कोडिंग नहीं सीखनी आपको. यहाँ पर आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि एरे क्या होता है, लिंक्ड लिस्ट क्या होती है, स्टैक क्या होता है, सिमिलर विद द अदर डेटा स्ट्रक्चर्स. ठीक है. और इन किसी भी डेटा स्ट्रक्चर्स पे होने वाले जो ऑपरेशंस हैं वो मेजरली 6 ऑपरेशंस में कैटेगराइज होते हैं. वी शुड बी एबल टू परफॉर्म इंसर्शन. हम नई वैल्यू इंसर्ट कर पाए, हम एग्जिस्टिंग वैल्यूज में से कुछ डिलीट कर पाए. देन वी हैव एन ऑपरेशन कॉल्ड ट्रेवर्सल. ट्रेवर्सल का मतलब होता है प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट एग्जैक्टली वंस. हर एलिमेंट को एग्जैक्टली एक बार प्रोसेस करना इज कॉल्ड ट्रेवर्सल. ठीक है. तो वो हो सकता है कि आप इनपुट कर रहे हो, वो हो सकता है कि आप प्रिंट कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, कोई भी ऑपरेशन जो आप हर वैल्यू के साथ एग्जैक्टली एक बार करते हो वो ट्रेवर्सल में गिना जाता है. सो वी हैव इंसर्शन, डिलीशन, ट्रेवर्सल. जो डेटा आपके पास है उसमें से आपको किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को सर्च करना है, दैट इज सर्चिंग. जो आपके पास डेटा है उसको आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उसे कहते हैं sorting. So sorting means arranging your data in increasing or decreasing order. एंड आखिरी ऑपरेशन जो है वो है मर्जिंग. मर्जिंग का मतलब है कि आपको मिलाना है. ठीक है. लेकिन किसको मिलाना है? मेरे पास दो अलग अलग लिस्ट हैं जिसमें सॉर्टेड डेटा है. सॉर्टेड मतलब मान लो एक लिस्ट है जिसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा है, दूसरी लिस्ट है उसमें भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा है. उनको आपको आपस में मिलाना है इस तरह से कि आपकी जो तीसरी लिस्ट बने वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो. सो दैट इज कॉल्ड मर्जिंग. ठीक है. सो सिर्फ नाम पता होने चाहिए कि ऑपरेशंस है और इनके मीनिंग पता होने चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर आपका जो है वो है एरे. नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय एरे? सो एरे क्या होता है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस values stored under a single variable name. So a collection of homogeneous values stored under a single variable name. मतलब एक ही वेरिएबल के अंदर बहुत सारी वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं. सो नाम एक होगा बट इट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज इन इट. तो उसमें काफी सारी वैल्यूज जो है वो स्टोर की जाती है. सो इट्स कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस वैल्यूज स्टोर्ड अंडर अ सिंगल वेरिएबल नेम. और अब डिक्लेयर कैसे करते हैं? जैसे हमने लिखा इंट A10, तो इसका क्या मतलब हो गया? A is an array of integers
and can store मैक्सिमम ऑफ 10 इंटीजर्स। तो हम जो उस ब्रैकेट में साइज देते हैं वो होता है कि कितने मैक्सिमम वैल्यूज उसमें स्टोर हो सकते हैं। अब इंडिविजुअल वैल्यूज को कैसे एक्सेस करते हैं हम? इंडिविजुअल वैल्यूज आर एक्सेस बाय देयर पोजीशंस। ठीक है, सो इंडिविजुअल वैल्यूज मतलब फर्स्ट वैल्यू को फेच करना है, सेकंड वैल्यू को फेच करना है, तो वो कैसे होगा? सो इंडिविजुअल वैल्यूज आर प्रोसेस्ड यूजिंग देयर position in the array called index और सबस्क्रिप्ट। तो उसको हम इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट कह सकते हैं। एंड इट स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो ए जीरो जो है आपका वो फर्स्ट एलिमेंट होगा, ए वन जो है वो आपका सेकेंड एलिमेंट होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, दिस इज हाउ इट इज स्टोर। तो ए जीरो, ए वन, ए टू, ए थ्री इस तरीके से स्टोर होते हैं। तो 10 साइज है तो आप 9 तक जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, सो दिस इज हाउ एरेज आर डिफाइंड। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है एरेज का कि एरेज आर स्टोर्ड इन contiguous memory locations. Now what do we mean by this? Arrays are stored in contiguous memory locations. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप एक array ले रहे हो जो कि 100 elements का है, ठीक है, you're taking an array which is of 100 elements। तो अगर मैं integer स्टोर कर रही हूँ और मान लो एक integer को मेमोरी में 4 बाइट्स चाहिए, तो 100 integers को चाहिए होंगी 400 बाइट्स। तो वो 400 बाइट्स जो है वो मेमोरी में एक साथ होनी चाहिए। मतलब अगर मैं 150 से शुरू कर रही हूँ तो 550 तक पूरा मेरा एरे स्टोर होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कुछ पार्ट कहीं स्टोर कर लें और कुछ पार्ट कहीं स्टोर कर लें। सो इट्स अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस वैल्यू स्टोर्ड अंडर अ सिंगल वेरिएबल नेम इन कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट एरेस की क्या होगा कि एक तो सेम नाम है, मल्टीपल वैल्यूज है। सबसे बड़ा पॉइंट सेम नाम, मल्टीपल वैल्यूज। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इट्स होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब सारी वैल्यूज का डेटा टाइप सेम है। ठीक है, ऑल वैल्यूज हैव सेम डेटा टाइप। इंटीजर्स है तो सब इंटीजर्स है, फ्लोट है तो सब फ्लोट है, कैरेक्टर है तो सब कैरेक्टर है। ठीक है, एंड तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं। तो मेमोरी में इट इज ऑलवेज स्टोर्ड इन कंटिग्यूअस लोकेशंस। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट आ जाएगा कि इंडिविजुअल वैल्यू को फेच करना है तो वो इंडेक्स के थ्रू फेच होगी विच स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड देन यू गो फर्दर। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट एरेस को समझने में? इतना ही समझना है, इसकी कोडिंग कैसे होगी वो समझने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि एरे होता क्या है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? गुड। सो ये सबको समझ आ गया कि एरे के बेसिक पॉइंट्स क्या है। ठीक है, देन वी हैव लिंक लिस्ट। देखो लिंक लिस्ट में भी आपके पास होमोजीनियस वैल्यूज होंगी, लेकिन ये कंटिग्यूअस नहीं होता। इसका नाम ही लिंक्ड लिस्ट क्यों है? लिंक्ड लिस्ट मतलब आपके पास अलग अलग पोजिशन है, अलग अलग मेमोरी ब्लॉक्स हैं जिनको आपने लिंक किया हुआ है। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लिंक लिस्ट। तो ये क्या है? नॉन कंटिग्यूअस स्टोरेज। सो इसमें हमारा डेटा कंटिग्यूअस स्टोरेज में नहीं है, जहां पे फ्री जगह मिलती है वहां पे स्टोर कर देते हैं, लेकिन उसके साथ एड्रेस स्टोर कर देते हैं अगली लोकेशन का जहां पे डेटा स्टोर होगा। मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ। ये मान लो आपकी रैम है, ठीक है। इफ दिस इज योर रैम, ईच ब्लॉक इज 100 बाइट्स का। सो ये पूरा 100 बाइट्स फुल है, ये पूरा 100 फ्री है, यहाँ पे 60 फ्री है, 40 फुल है, यहाँ पे सिर्फ 20 फुल है, 80 फ्री है, यहाँ पे 40 फुल है और ये फ्री है, और ये पूरा 100 फ्री है। अगर आपको एक एरे चाहिए जो 200 बाइट्स ले, यू नीड एन एरे विच टेक्स 200 बाइट्स। ठीक है, सो कैन वी स्टोर इट इन दिस लोकेशन? ये जो अभी मेरे पास रैम की अवेलेबिलिटी है, क्या इसमें 200 बाइट्स का एरे स्टोर हो सकता है? क्या इसमें 200 बाइट्स का एरे स्टोर हो सकता है? यस और नो?
नो, क्योंकि कंटिन्यूस अवेलेबल नहीं है ना। तो 200 बाइट्स तो है, 200 से कहीं ज्यादा है, लेकिन कंटिन्यूसली अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ जरूरत पड़ती है हमें किसकी? लिंक लिस्ट की। सो लिंक लिस्ट आपका डेटा कैसे स्टोर करता है? कहीं पे भी जहां उसको फ्री मेमोरी मिली, यहाँ पर डेटा स्टोर कर लिया, उसकी स्टार्टिंग लोकेशन हमने एक जगह पर स्टोर करा ली, फिर वहां पर एक और लोकेशन स्टोर की कि अगला डेटा कहाँ पड़ा, वहां पे लोकेशन स्टोर की कि अगला डेटा कहाँ पड़ा, वहां पे लोकेशन स्टोर की कि अगला डेटा कहाँ पे पड़ा, और जब आगे कुछ नहीं होगा मतलब डेटा खत्म हो गया। ठीक है, सो वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर, गो लाइक दिस, गो लाइक दिस, गो लाइक दिस एंड गो ओवर हियर। सो दैट इज हाउ लिंक लिस्ट इज क्रिएटेड। सो इट्स नॉन कंटिन्यूअस स्टोरेज, और हम इसको क्या कहते हैं? इट इज अ collection of nodes connected with each other, where every node consists of two parts, node and the, sorry, data and the address of the next node in the list. लिंक लिस्ट को हम सेल्फ रेफरेंशियल डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्योंकि ये खुद जैसे ही एक और नोड की वैल्यू को स्टोर करता है। सो इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ a node which looks like itself. So it's also called as self-referential data structure. डीफ्रेगमेंटेशन अलग चीज है विकास। डीफ्रेगमेंटेशन अगर हम कर लेंगे फिर तो एरे भी बन ही जाएगा ना। तो ये जो बीच बीच में आपके फ्री चंक्स हैं इनको हम फ्रेगमेंट्स कहते हैं। अगर हम डीफ्रेगमेंटेशन करेंगे तो ये सारे के सारे चंक्स जो हैं वो एक साइड पे इकट्ठे हो जाएंगे, है ना। सो व्हेन यू परफॉर्म डीफ्रेगमेंटेशन ऑल दीज चंक्स गेट टुगेदर एट वन साइड, फिर आपका एरे बन सकता है। और अगर आप डीफ्रेगमेंटेशन नहीं कर रहे हो, सो लिंक लिस्ट विल हेल्प यू टू स्टोर योर डेटा इन नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। कंसेप्ट समझ में आया लिंक लिस्ट का सबको? डू यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट? एंड दिस इज जनरली डायनामिकली एलोकेटेड, कि जब जब मेमोरी की जरूरत पड़ेगी तब तक हम एलोकेट करते जाएंगे। एरेस की तरह से नहीं है कि पहले से ही साइज बताना पड़ता है। एरे में हमें पहले से ही साइज बताना पड़ता है कि भाई हमें 10 नंबर स्टोर करने हैं या हमें 20 नंबर स्टोर करने हैं। लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता, हम पहले से साइज नहीं बताते, जब जब जरूरत पड़ती है और नोड इसके साथ ऐड करते चले जाते हैं। तो नोड्स आप ऐड करते जाओगे यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास आते हैं स्टैक एंड क्यू लीनियर कैटेगरी में। स्टैक एंड क्यू को हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स भी बोलते हैं, एडीटी। एडीटी का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको स्टैक बताया, जैसे मैंने आपको एरे बताया, तो मैंने बताया उसकी स्टोरेज कैसे होती है, उसको एक्सेस कैसे करते हैं। सिमिलर वे जब हमने लिंक लिस्ट डिस्कस किया तो भी हमने ये डिस्कस किया कि लिंक लिस्ट की स्टोरेज कैसे होती है। स्टैक और क्यू जब हम डिस्कस करते हैं तो हम ये डिस्कस नहीं करते कि इनकी स्टोरेज कैसे होती है। वी डिस्कस ऑन द थिंग कि इन पे ऑपरेशंस क्या परफॉर्म होते हैं। सो जो डेटा टाइप अपने ऑपरेशंस के थ्रू जाने जाते हैं उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स कहते हैं, ठीक है। जैसे स्टैक को अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप क्या कहोगे? स्टैक एरे से भी बन सकता है, स्टैक लिंक लिस्ट से भी बन सकता है, बट स्टैक है क्या? इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच फॉलोज द लिफो प्रिंसिपल। नाउ व्हाट इज लिफो प्रिंसिपल? लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। सो स्टैक इज लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो सबसे बाद में आया है वो सबसे पहले जाएगा, ठीक है। सो लास्ट इन फर्स्ट आउट, so the thing which is inserted at the end is the one which is taken out first, ठीक है। कैसे? आप undo ऑप्शन यूज करते हो, है ना। so I've given this example many a times। ये मैंने सर्कल बनाया, स्क्वायर बनाया, ट्रायंगल बनाया। so we have learned the shortcut key of undo। कंट्रोल जेड, ट्रायंगल गया, स्क्वायर गया, सर्कल गया, ठीक है। ये यहाँ पे भी बटन है, दिस इज ऑल्सो फॉर अंडू, एंड ये जो है ये रीडू के लिए। इस पे करोगे तो फिर क्या होगा? जो सबसे एंड में अंडू हुआ था वो रीडू हो गया। सो ये जो बटन है ये अंडू के लिए, फाइन। सो आप शॉर्टकट की यूज करो या बटन यूज करो, बट आपने ये चीज देखी
कि अंडू करने से जो आखिरी काम है वो कैंसिल होता है, मतलब जो लास्ट काम आपने किया है वो कैंसिल होता है, फिर उससे पीछे वाला, फिर उससे पीछे वाला। सो अंडू रीडू इज द मेजर एग्जाम्पल ऑफ स्टैक एप्लीकेशन। सो जहां पर आपका स्टैक अप्लाई हो रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसके अलावा स्टैक और बहुत जगह पर होता है नॉर्मल लाइफ में। वी कैन सी स्टैक ऑफ बुक्स, स्टैक ऑफ प्लेट्स, है ना, स्टैक ऑफ चेयर्स, एक के ऊपर एक चेयर रखते रहते हैं, उठाते हैं तो ऊपर से उठाते हैं। सो दोज आर द एग्जांपल्स फ्रॉम रियल लाइफ, राइट? सो दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, स्टैक, लिफो। नाउ व्हाट वी हैव आफ्टर दिस, सो लास्ट इन फर्स्ट आउट हो गया आपका, ठीक है, स्टैक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे सीखना क्या है? हमें यहाँ पे ये सीखना है कि चलो इसका प्रिंसिपल जो है स्टैक का वो है लास्ट इन फर्स्ट आउट। एप्लीकेशंस क्या हो गई? अंडू, रीडू, फंक्शन कॉल, ठीक है, ये इसकी एप्लीकेशंस हो गई। देन इसके बाद आपके पास आता है ऑपरेशंस। स्टैक में ऑपरेशंस क्या पॉसिबल है? स्टैक में ऑपरेशंस है इंसर्शन एट टॉप ऑफ द स्टैक विच इज कॉल्ड पुश। सो पुश का मतलब है स्टैक में एक वैल्यू को इंसर्ट करना। इंसर्शन कहाँ होगी? टॉप पे। जहां पे इंसर्शन होगी डिलीशन भी वहीं से होगी। सो डिलीशन भी कहां से होगी? टॉप से। एंड दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड पॉप। So insertion at top is called push. Deletion from top is called pop. So insertion at top is push. Deletion from top is pop. ठीक है? So insertion हो गया, deletion हो गया. Now checking the topmost element. आपको सिर्फ देखना है कि topmost element है क्या, लेकिन आपने उसको delete नहीं करना. So checking the topmost element is peak. Peak भी कह देते हैं, peep भी कह देते हैं. So peep या peak is the same thing. कि आप सिर्फ टॉप एलिमेंट देख रहे हो तो उसको डिलीट नहीं कर रहे. ठीक है? इसके अलावा आपको स्टैक में पता होना चाहिए कि वी हैव अ सिचुएशन कॉल्ड अंडरफ्लो सिचुएशन एंड अ सिचुएशन कॉल्ड ओवरफ्लो सिचुएशन, जिसको आप नॉर्मल लाइफ से बहुत इजीली रिलेट कर सकते हो. मान लो मेरा जो स्टैक है उसका साइज है 10, वो 10 एलिमेंट्स को हैंडल कर सकता है. अब उसमें 10 एलिमेंट्स ऑलरेडी है और आप 11वां इंसर्ट करने की कोशिश करोगे तो क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना. सो 11वें की जगह ही नहीं है. सो ओवरफ्लो क्या हो गया? व्हेन स्टैक इज फुल एंड वी ट्राई टू इंसर्ट. अब स्टैक तो फुल है और आप इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, सो दैट मीन्स ओवरफ्लो, नहीं जा सकता उसमें. सिमिलर वे अंडरफ्लो इज आप डिलीट कर रहे हो, पॉप करना चाह रहे हो, पर स्टैक में कुछ है ही नहीं. ठीक है? सो दिस इज व्हेन स्टैक इज एम्प्टी एंड वी ट्राई टू पॉप. सो जब कुछ है ही नहीं तो डिलीट होगा क्या? सो दैट विल बी अंडरफ्लो सिचुएशन. समझ में आया? ये सब क्लियर है? स्टैक का प्रिंसिपल दैट इज लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट. एप्लीकेशंस हो गई अंडू, रीडू, फंक्शन कॉल. फंक्शन कॉल आपको अभी नहीं पता चलेगा बिकॉज हमने कोई कोडिंग नहीं करी है, बट यू शुड रिमेम्बर, ओके, दैट इज वन एप्लीकेशन. ऑपरेशंस में आपके पास हो जाएगा पुश, पॉप, पीक. पुश मतलब इंसर्टिंग एट द टॉप, पॉप मतलब डिलीटिंग फ्रॉम द टॉप, पीक मतलब सिर्फ टॉप मोस्ट एलिमेंट को देखना है. एंड यू शुड नो ओवरफ्लो, अंडरफ्लो क्या होता है. क्लियर है यहां तक सबको? Shall I remove this? Okay. So now after stack, we have next data structure, that is queue. Now queue is also an abstract data type and it is based on the principle of FIFO. FIFO is first in, first out. So queue is FIFO, first in, first out. Okay. सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है? इंसर्शन होगी एंड पे. क्यू देखो, आपने कभी भी कहीं पे क्यू देखी होगी. सो इंसर्शन कहाँ पे होती है? एंड पे. डिलीशन कहाँ से होती है? बिगिनिंग से. सो इंसर्शन एट एंड, डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग. राइट? सो इंसर्शन एट एंड को हम कहते हैं एन क्यू. एन क्यू मतलब इंसर्टिंग इन अ क्यू. देन यू हैव डी क्यू, दैट मीन्स डिलीटिंग फ्रॉम द क्यू. So inserting at the end is NQ, deleting from the beginning is DQ. ठीक है? ये इसके हो गए एप्लीकेशन, इसकी बहुत सारी हैं. आप कुछ भी प्रिंटिंग की कमांड देते हो, आप
अपनी प्लेलिस्ट में कुछ सॉन्ग्स ऐड करके रखते हो, तो अगर आप शफल ऑप्शन सेलेक्ट ना करो तो एक के बाद एक गाना बजता है ना। सो एप्लीकेशंस क्या हो गई, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा था जॉब शेड्यूलिंग, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो जॉब पहले आ रही है उसको एग्जीक्यूट करते जाओ, ठीक है। प्लेलिस्ट हो गई, वो भी आपकी एप्लीकेशन है क्यू की। सो दीज आर सम एप्लीकेशंस, और रियल लाइफ की तो बहुत सारी है जहाँ पे आपको क्यू में खड़ा होना पड़ता है। इसमें भी आपके पास ओवरफ्लो अंडरफ्लो प्रॉब्लम आती है। अगर क्यू फुल है और हम इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो ओवरफ्लो है, क्यू खाली है और हम डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो अंडरफ्लो, ठीक है। इसमें हमारे पास कुछ स्पेशल तरह की क्यूज आ जाती हैं, जैसे एक होती है डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू मतलब इंसर्शन डिलीशन कैन बी डन ऑन बोथ द एंड्स। तो आप शुरू में ऐड और डिलीट भी कर सकते हो, एंड पे ऐड और डिलीट भी कर सकते हो। और एक होती है प्रायोरिटी क्यू, इसको क्या कहते हैं, वो अप्रोच वाली क्यू। अगर आपकी प्रायोरिटी है, अगर आप कहीं से जैक लगा के आए हो तो आप क्यू में आगे खड़े हो सकते हो, है ना। तो आप क्यू में बिना लाइन में खड़े हुए सीधे आगे जा सकते हो, तो वो प्रायोरिटी क्यू होती है कि जिसकी जितनी इंपॉर्टेंस है उस हिसाब से वो क्यू में ऐड हो सकता है, उसे प्रायोरिटी क्यू कहते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या हो गए, क्यू के बारे में इतना ही पता होना चाहिए आपको। सो क्यू हो गया, स्टैक हो गया, दीज आर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। तो ये सारे आपके लीनियर डेटा टाइप्स थे, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स थे। इसके बाद आता है ट्रीज एंड ग्राफ्स, ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स है। ट्रीज डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ डेटा। सो हायरार्किकल अरेंजमेंट, नाउ हायरार्किकल अरेंजमेंट जो है वो कुछ इस तरह से होती है कि आपका हर नोड के 3 हिस्से होंगे, एक में स्टोर होगा डेटा, एक में स्टोर होगा लेफ्ट वाले का एड्रेस, और एक में स्टोर होगा राइट वाले का एड्रेस। फिर यहाँ पर डेटा होगा, फिर लेफ्ट वाले का एड्रेस, फिर राइट वाले का एड्रेस, एंड सिमिलर वे। अब ये जो मैं बता रही हूँ ये हम बाइनरी ट्री की बात कर रहे हैं। बाइनरी ट्री जहां पर हर नोड के ज्यादा से ज्यादा 2 ही सब नोड्स हो सकते हैं, ठीक है। जनरली हम बाइनरी ट्री ही यूज करते हैं सिस्टम में, बट हमारे पास एन वे ट्रीज भी हो सकते हैं। और एम वे ट्रीज का मतलब क्या है कि आपके 2 से ज्यादा सब नोड्स हो सकते हैं। सो वेयर मोर देन 2 सब नोड्स कैन बी देयर, उसको एम वे ट्री कहते हैं। बाइनरी ट्री जिसके 2 ही सब नोड होते हैं, तो जहां से शुरू करते हैं उसको कहते हैं रूट। सो रूट से आपका ट्री स्टार्ट होता है, उसके आगे सब नोड्स हैं। जिन नोड्स के आगे कोई भी फर्दर नोड नहीं होता उनको हम लीव्स या लीफ नोड बोलते हैं, कि भाई इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये आपके सिबलिंग्स हैं जो सेम उस पे हैं, दोज आर कॉल्ड सिबलिंग्स, ठीक है। तो ये हो गया पेरेंट नोड या रूट नोड, फिर सिबलिंग्स हो गए, आखिरी वाले लीफ नोड्स हो गए, ठीक है। इसमें बहुत सारी टर्म्स है, पर वो सब आपको करने की जरूरत नहीं है, इतना भी पूछ लें तो वो भी बहुत हो जाता है, ठीक है। सो ट्री क्या होता है, हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ डेटा। बाइनरी ट्री जिसके 2 ही सब नोड हो सकते हैं मैक्सिमम। एमवे ट्री जिसमें आपके 2 से ज्यादा हो सकते हैं। सो इसमें हमारे पास डेटा स्टोर होगा एंड एड्रेस ऑफ सब नोड्स आप यहाँ पर स्टोर करते हो। ट्रीज बहुत सारी तरह के होते हैं, बट यू डोंट हैव टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ ऑल ऑफ देम। एक ट्री जो है आप याद रख सकते हो, वो है बाइनरी सर्च ट्री। इसमें जो रूट होता है जैसे 70 है, तो इसके राइट साइड पे हमेशा इससे बड़ी वैल्यू होगी, इसके लेफ्ट साइड पे हमेशा उससे छोटी वैल्यू होगी। सो जो भी आप पेरेंट उठा लोगे, राइट साइड विल ऑलवेज बी ग्रेटर, लेफ्ट साइड विल ऑलवेज बी लेस। तो वो ट्री बनता ही इस तरीके से है कि बाइनरी सर्च ट्री में जो भी आपका रूट होगा, राइट साइड पे जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन रूट होगी, लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू होगी वो लेस देन रूट होगी। इसके पूछे जाने के चांसेस भी बहुत कम है, बट आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ डेटा को ट्री कहते हैं, दैट इज द मेन थिंग। सो हायरार्किकल मतलब जो ऐसे डिवाइड हो के स्टोर होता है, तो उसको ट्री कहते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर स्टोर्स द डेटा इन हायरार्किकल ऑर्डर। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्री, ठीक है। सो नॉन लीनियर में ट्री जो है वो हायरार्किकल ऑर्डर में डेटा को स्टोर करता है। देन यू हैव ग्राफ, इसमें कोई ऑर्डर ही नहीं होता, ठीक है। सो देयर इज नो ऑर्डर ऑफ कनेक्टिंग नोड्स। सो नोड्स आर कनेक्टेड, लेकिन वो किसी भी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ही वास्ट टॉपिक है ये, बहुत ज्यादा वास्ट टॉपिक है, तो इसके अंदर से आपको ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। ये होते हैं नोड्स जिनको हम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
हद अगर पूछ भी लिया तो ग्राफ इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इसमें कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं होता। एक होता है सिंक नोड। अगर आपका डायरेक्टेड ग्राफ है और ये एजेस ऐसे मार्क्ड है, ठीक है, तो सिंक नोड वो होता है जिसपे सिर्फ एजेस आ रही है। ठीक है, जैसे इसके ऊपर सिर्फ एजेस आ रही है, जा नहीं रही कोई भी। सो जब उसके पास सिर्फ एजेस आ रही है तो वो सिंक नोड है। अगर उसपे से एजेस सिर्फ जा रही है तो वो सोर्स नोड है। So a node is called to be sync node if it has all incoming edges. सिर्फ incoming edges है, जा कोई नहीं रही उसमें से। ठीक है, और अगर उसपे से सिर्फ जा रही है लेकिन आ नहीं रही है तो वो सोर्स नोड हो गया। तो ये डेफिनेशन आप याद रख सकते हो, सिंक नोड सोर्स नोड क्या होता है। बाकी हर नोड की डिग्री होती है। डिग्री सिंपल में अगर बोलूं तो दैट इज द नंबर ऑफ नोड्स कनेक्टेड टू दैट, सॉरी नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड टू द नोड, ये एजेस है। सो नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड टू द नोड विल बी द डिग्री ऑफ द नोड। इन डिग्री का मतलब अंदर आने वाली एजेस, आउट डिग्री का मतलब वहां से जाने वाली एजेस। ठीक है, बाकी ग्राफ बहुत बड़ा टॉपिक है, वो आप जब डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे अपने सेकंड सेमेस्टर में देन यू विल बी डूइंग इट। और ये एक ऐसी चीज है जो सिर्फ इसलिए नहीं पढ़नी क्योंकि ये पेपर में आएगी। ये ऐसी चीज है जिससे आपकी एक्चुअल कोडिंग जो नॉलेज है और जो कोडिंग कैपेसिटी है, कैपेबिलिटीज हैं, वो इनहेंस होती हैं। इट गिव्स यू अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है, कि इसको अप्लाई कहाँ करना है। तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स क्यों कहते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स में पहले तो आप समझते हो कि डेटा स्ट्रक्चर है क्या, फिर उस डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन समझते हो, फिर उनको आपको अप्लाई करना होता है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में। तो जो रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ये ग्राफ है, इसकी हेल्प से मैं बना सकती हूँ ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, कि भाई एक सेल्समैन है, ये जो गूगल मैप्स है आपका, आप डालते हो ना एड्रेस कोई भी और फिर वो आपको शॉर्टेस्ट पाथ दिखाता है, वो किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन ग्राफ, है ना। तो वो भी तो ग्राफ पे बेस्ड है, उसने सारी लोकेशंस का अपने अंदर एक ग्राफ बनाया हुआ है, कहाँ पे कितना ट्रैफिक है, कितना डिस्टेंस है, उसके हिसाब से वो आपको बेस्ट एंड शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ के देता है, राइट। एंड देन वी गो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग, वो हमें पूरा ग्राफ जो मैप है वो दे देता है कि यहाँ से इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, एंड देन यू कैन गो लाइक दैट। सो दैट्स एन एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ। आप जो अपना वो खोलते हो माई कंप्यूटर पीसी जो बजाते हैं ना अपने कंप्यूटर में, उसमें सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, सी ड्राइव के अंदर फर्दर फोल्डर्स है, फोल्डर्स के अंदर फर्दर फोल्डर्स है, दैट इज व्हाट, दैट्स एप्लीकेशन ऑफ ट्री। वो ट्री से हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप पहले इनके कंसेप्ट समझोगे और फिर आपके पास इंपॉर्टेंट चीजें इनकी एप्लीकेशंस, कि ये रियल लाइफ में कहाँ अप्लाई होते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम दी गई है, उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, यूजिंग ग्राफ्स, यूजिंग ट्रीज, यूजिंग स्टैक, क्यू और एनीथिंग एल्स, राइट। समझ आया? इतना बेसिक बेसिक सा ये ओवरव्यू है आपको सिर्फ बताने के लिए कि डेटा स्ट्रक्चर में होता क्या क्या है। इज इट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? डेटा स्ट्रक्चर किसी भी लैंग्वेज में किया जा सकता है। डेटा स्ट्रक्चर की कोडिंग हम सी में भी कर सकते हैं, सी प्लस प्लस में भी कर सकते हैं, जावा में भी कर सकते हैं, पाइथन में भी कर सकते हैं। मैं आपको चारों में कराऊंगी। आपके सिलेबस में सी से है, तो जब सेकेंड सेमेस्टर होगा तो सी से तो सिलेबस में पढ़ोगे ही। जब आपका सेकेंड सेमेस्टर खत्म हो जाता है तो आपको छुट्टियां मिलती हैं, समर वेकेशन, उसमें आप इसको दूसरी लैंग्वेज से भी ट्राई कर सकते हो। So that is it about data structures. If you have any doubt, just let me know. Monday से हम लोग मैथ्स शुरू करेंगे। So मैथ्स के वो वाले टॉपिक्स करेंगे जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे भी आराम से कर सकते हैं। So I'm giving that disclaimer. I'm not a maths teacher. ठीक है, मैं प्रोग्रामिंग सिखाती हूँ। I'm just helping you in maths. So don't expect कि भाई मैम को पूरा मैथ्स बहुत अच्छे से आता है, और मैम मैंने अपना मैथ्स बीसीए तक ही पढ़ा है। ठीक है, एमसीए में मैथ्स था नहीं। सो आई हैव स्टडीड टिल देयर। वो जो टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, जिसमें मैं कॉन्फिडेंट हूँ, वो टॉपिक्स मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, कैन यू टेल डबल एंडेड क्यू अगेन? यस आर्यन, डबल एंडेड क्यू का मतलब है एक ऐसी क्यू, नॉर्मल क्यू में इंसर्शन इज अलाउड ओनली एट एंड एंड डिलीशन इज डन फ्रॉम द बिगिनिंग। सो इंसर्शन एंड पे होती है, डिलीशन बिगिनिंग से होती है। लेकिन डबल एंडेड क्यू में इंसर्शन इज डन एट द एंड एज वेल एज वी कैन इंसर्ट एट द बिगिनिंग। Similar way, deletion is done from the beginning, but we can delete from the end as well. तो मतलब इंसर्शन और डिलीशन फ्रंट पे भी हो सकते हैं और एंड पे भी हो सकते हैं, दोनों तरफ हो सकते हैं। सो फ्रंट पे भी आप ऐड डिलीट कर सकते हो, और लास्ट में मतलब एंड पे भी आप
ऐड और डिलीट कर सकते हो, उसे डबल एंडेड क्यू कहते हैं। ठीक है, so that is it for today. And शाम को क्विज है आपका 4:30 for computers, and then after that we'll have for GK and English. Bye for now, take care.